नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार। ईडी ने 7 घंटे पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। पीएस के नौकर के पास 30 करोड़ कैश मिले थे। बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने बुधवार को उनसे 7 घंटे पूछताछ की। उनके पीएस के नौकर के घर पिछले दिनों 35 करोड़ रुपए कैश मिले थे। मामला टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का है। बता दें कि आलमगीर आलम को आज ईडी ऑफिस में बने हाजत में रखा जाएगा। मेडिकल जांच की जाएगी। उसके बाद उन्हें गुरुवार को 10 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान ईडी कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। बता दें कि इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार को भी उनसे 9 घंटे पूछताछ की थी। ईडी ने आलम को कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच एजेंसी की ओर से उन्हें पूछताछ के लिए 12 मई को नोटिस भेजा गया था। आलमगीर आलम झारखंड की महागठबंधन सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में ईडी की गिरफ्त में हैं। बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर पश्चिम पूर्वी में हाफ। जयराम बोले, एजेंसियों को दी गई शक्तियों पर फिर से विचार। बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के मतदान से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि बीजेपी दक्षिण भारत में साफ और उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी भारत में हाफ हो गई है। उन्होंने बुधवार को रांची में संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप लगाया कि निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया और अब झूठ बोल रही हैं कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और चुनाव के शुरुआती चरणों के बाद उनकी हताशा यह कह सकती है। उन्होंने कहा कि हम 4 जून के बाद झूठ की महामारी से छुटकारा पालेंगे। रमेश ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो यह सुनिश्चित करेगी कि इन एजेंसियों को दी गई शक्तियों के बारे में फिर से विचार किया जाएगा। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को कमजोर करने का प्रयास किया ताकि पूंजीपतियों को फायदा हो सके। मथुरा काशी में मंदिर और पीओके को भारत में लाने के लिए चाहिए 400 सीटें। हेमंत बोले, देश की बहुसंख्यक आबादी खतरे में। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 300 सीट आने पर बीजेपी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। इस बार 400 पार आने पर मथुरा और काशी में भी मंदिर का निर्माण होगा। वर्ष 2047 तक देश विकसित बन जाएगा। इसकी पहल हो चुकी है। 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत में चुनाव विकास के साथ अस्मिता के लिए भी लड़ा जाता है। बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा बुधवार को रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले असम के सीएम ने हजारीबाग लोकसभा सीट के रामगढ़ में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पीओके को भूल चुकी है। बीजेपी का मानना है कि पाकिस्तान के पास कोई कश्मीर नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार ने कश्मीर में सीटों पर परिसीमन किया। इसमें पीओके के लिए भी विधायकों का प्रावधान रखा गया है। वहां से भी विधायक होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार 400 सीटें आते ही पीओके भारत का अंग बन जाएगा। मोदी के लिए कलियर शरीफ में दुआ मांग, बोले शदाब शम्स, खतरे में नहीं मुसलमान। बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शदाब शम्स ने बुधवार को कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी का समर्थन करते हुए शदाब शम्स ने कहा कि उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए शम्स ने कहा कि अगर देश की बागडोर कमजोर हाथों में चली गई तो नुकसान होगा। बता दें कि शदाब शम्स ने पीटीआई से कहा कि पूरी दुनिया पर युद्ध के बादल मंडरा रही हैं। विभिन्न देशों में अराजकता और संघर्ष का माहौल व्याप्त है। ऐसे समय में भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। उन्हें तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए। अगर इस समय इसका नेतृत्व कमजोर हाथों में चला गया तो देश को नुकसान होगा। शम्स ने कहा कि हमने कलियर शरीफ में चादर चढ़ाई और हाथ उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर मजबूत सरकार बनाने की दुआ की। 5 साल पहले जेई ने ली 10,000 घूस, अब मंत्री गिरफ्तार। जानिए 2019 में मिले 2.67 करोड़ से कैसे वीरेंद्र राम से आलमगीर आलम तक पहुंचा मामला। जी हां, बता दें कि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 2 दिनों की पूछताछ के बाद कल गिरफ्तार कर लिया। 14 मई को उनसे 9 घंटे एजेंसी ने सवाल जवाब किए। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उनके पीएस संजीव लाल के नौकर के घर पिछले दिनों 30 करोड़ रुपए कैश मिले थे। मामला टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का है।
आपको बता दें कि 6 मई को ईडी ने रांची में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस समेत अन्य कारोबारियों और सरकारी पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई चर्चित लंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में की थी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की ये पूरी कार्रवाई 10,000 रुपए घूस से जुड़ी है। 13 नवंबर 2019 को एसीबी ने जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकेदार से 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। हालांकि उसने ठेकेदार से 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। सुरेश प्रसाद वर्मा ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम का करीबी है। जिस वक्त सुरेश प्रसाद वर्मा को पकड़ा गया उस दौरान वे जमशेदपुर में वीरेंद्र राम के मकान में रहता था। अवैध शराब बरामद, पुलिस ने चलाया अभियान। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और एफएसटी को मिली सफलता। बता दें कि जामताड़ा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया है। पुलिस ने फ्लाइंग सर्विलांस टीम के साथ मिलकर अभियान चलाते हुए वेवा गांव में चल रहे अवैध शराब की भट्टी को नष्ट कर दिया। इस दौरान 1 क्विंटल जावा महुआ शराब भी नष्ट किया है। थाना प्रभारी राजीव कुमार, इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ यादव ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान एक कच्चा मकान के अंदर अवैध तरीके से महुआ शराब बनाने की भट्टी ध्वस्त करते हुए करीब 1 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट कर दिया। पुलिस ने महुआ शराब बनाने वाले उपकरण को भी जब्त कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। अवैध महुआ शराब की कारोबारी का पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में अवैध महुआ शराब का कारोबार कुटीर उद्योग का रूप ले रहा है। छाप या छवि, इस बार कोडरमा में किसकी होगी जीत। बता दें कि हजारीबाग से अलग होकर पहली बार कोडरमा सीट 1977 में अस्तित्व में आया। कोडरमा लोकसभा में कुल 6 विधायक हैं, जिनमें 3 सीटों पर बीजेपी की विधायक, 1 पर निर्दलीय, 1 सीट माले के खाते में तो 1 पर जेएमएम का कब्जा था। हालांकि गांडेय सीट पर डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यह सीट अभी खाली है। अपने मायके के लिए प्रसिद्ध कोडरमा में कुल वोटरों की संख्या 12,09,541 है। देश के पहले सैनिक स्कूल की स्थापना भी कोडरमा में ही हुई थी। बता दें कि अगर इस लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डाले तो पहली समझ में बीजेपी की पारंपरिक सीट लगेगी। 1977 से अब तक इस सीट पर बीजेपी ने 6 बार जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने 2 बार और जेवीएम ने 1 बार यह सीट जीती है। बता दें कि झारखंड के तमाम हाई प्रोफाइल सीट में कोडरमा भी आता है। वजह है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। वह 2004 में बीजेपी, 2006 के उपचुनाव में निर्दलीय और 2009 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर लगातार 3 बार सांसद चुने गए। लेकिन 2019 के आम चुनाव में उन्हें बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। 3 बार के सांसद और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बीजेपी सांसद ने 4,55,600 वोटों से हराया था। हालांकि अब जेवीएम का विलय भाजपा में कर दिया गया है। चुनाव से पहले जमा नहीं कराया शस्त्र, पूर्व स्पीकर के बेटे, मंत्री के भाई सहित 1319 लोगों के हथियार लाइसेंस रद्द। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड में हथियार रखने के शौकीनी की संख्या काफी है। जान माल की सुरक्षा का हवाला देकर हथियार का लाइसेंस लेने वाले रसूखदार प्रशासन का फरमान भी नहीं मानते हैं। अब इसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद लाइसेंस जमा करने के आदेश जारी होने के बाद भी उन्होंने अपना हथियार जमा नहीं कराए। दरअसल सभी जिलों के डीसी ने लाइसेंसी हथियार लेने वालों को जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकतर जिलों में हथियार जमा नहीं कराए गए। चुनाव के दौरान हथियार जमा नहीं करने को सभी जिलों के डीसी ने गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। 10 जिलों के डीसी ने हथियार जमा नहीं करने या छूट के लिए आवेदन नहीं करने वाले 1319 लोगों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। 300 से अधिक लोगों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। बता दें कि पलामू में विधानसभा के प्रथम स्पीकर इंदर सिंह नामधारी के बेटे दिलीप सिंह नामधारी, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी के भाई धनंजय त्रिपाठी, नंद गोपाल त्रिपाठी सहित 320 लोगों के हथियार के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।